अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। तारीख़ी फ़ैसला यकीनन है। इस फ़ैसले के नतीजे में क्या होता है, कितनी जल्दी ये फ़ैसला मन इम्प्लीमेंट होगा, क्या इस पर रिव्यू फ़ाइल होगा? लगता ये है कि फ़ाइल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी एक बड़ी मेजर पॉलिटिकल जो इम्प्लिकेशन है वो है। और फ़ैसला क्या है? फ़ैसला ये कि जो रिज़र्व सीट्स हैं और माइनॉरिटी सीट्स हैं वो तमाम की तमाम, मेजॉरिटी फ़ैसला है। 5 डिसेंटिंग व्यूज़ हैं जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। 8 का जो मेजॉरिटी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले बनेंगे चीफ जस्टिस एज थिंग्स स्टैंड टुडे, तो उन्होंने इसको लीड किया और 8 जजेस ने ये कहा बड़ी क्लियरली, उनका जो फैसला है शॉर्ट ऑर्डर है उसमें उन्होंने ये कहा कि पीटीआई, ये जो तमाम रिजर्व सीट्स हैं और माइनॉरिटी सीट्स हैं ये जाएंगी पीटीआई को। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये बात दुरुस्त है जो लोग कह रहे हैं कि पीटीआई तो थी भी नहीं, तो पीटीआई को क्यों ये दी जा रही हैं सीट्स, क्योंकि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी। लेकिन इसमें जो जिन लोगों ने इसकी जो हियरिंग है उसको फॉलो किया, तो इसमें जो बात नाज़रीन एक बहुत बड़ी सामने आई वो ये कि जो जजमेंट आई थी, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके केस वो बेंच के सरबराह थे, उसमें ये कहा गया कि जो है सिंबल वो ले लिया गया है। जब सिंबल ले लिया गया तो उसी वक्त सबको मालूम है अराउंड दैट होल क्वेश्चन एक पूरी डिबेट चालू। ठीक है, अब सिंबल ले लिया तो पार्टी नहीं रहेगी, और फिर यही इम्प्लीकेशन जब हुई, क्योंकि फिर जब पीटीआई के लोग थे उनको इंडिपेंडेंट बन करके सामने आना पड़ा। और आपको ये याद है कि क्योंकि डर ये था कि सिंबल होगा तो पार्टी चली जाएगी, तो इसलिए पार्टी जो थी पीटीआई, क्या नाम थी दूसरी पार्टी का? पीटीआई नजरियाती। तो ये हम आपको गेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर चलते हमारे साथ मौजूद हैं हम अपने रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर, और साथ बहुत शुक्रिया गिशकोरी साहब, आप हमारे शो में आए। और साथ हमारे बैठे हैं नईम हैदर पंजोता साहब, सीनियर लॉयर पीटीआई के। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो आपकी आंखों में ज़रा लग रहे नाराज़ हैं, लेकिन बड़े खुश आप अंदर तो आए थे बड़े धूमधाम से इस कमरे में। तो और नाज़रीन हमें बलोच साहब भी ज्वाइन करेंगे, कर चुके हैं उन्होंने, अली गौहर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, पीएमएलएन के ये मेंबर है, नेशनल असेंबली के लीडर हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे एक और रिपोर्टर साकिब बशीर साहब भी कोर्ट रिपोर्टर। लेकिन हम आपको ये बता रहे थे कि तो सिलसिला ऐसे चला कि पहले जब जजमेंट आ गई, जजमेंट के बाद ये हो गया कि जी पीटीआई जो है अब ये एज अ पार्टी विल नॉट बी एबल टू कंटेस्ट। तो उसके बाद पीटीआई का एक और नाम बन के सामने आया, वो पूरा प्लान किया गया। फिर जिन साहब ने इनको वो तमाम सिंबल वो देना था और पार्टी बननी थी, वो साहिब ही गायब हो गए। जब साहिब गायब हो गए तो फिर ये एज इंडिपेंडेंट्स आ गए सामने, और सबको पता था स्याको सबा के इस मामले का क्या है। तो जब जजमेंट आई तो जजमेंट वो शॉर्ट ऑर्डर आया, उसमें ये कहा गया कि जो 80 सीटें हैं ये पीटीआई को मिलेंगी, क्योंकि 80 में से एटलीस्ट 39 जो हैं उन्होंने क्लियरली ये एफिडेविट दिया, उन्होंने ये कहा कि जी हम पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं। और ये कहा गया ऑर्डर में कि जो इसके अलावा थे वो भी जिन्होंने इनको वोट दिया, सबको मालूम था कि ये बहैसियत पीटीआई के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये 15 दिन दिए हैं। मेजॉरिटी की जो जजमेंट है उसमें ये है कि 15 दिन इनके पास हैं, जिन्होंने उस वक्त अगर अपना ओथ पे नहीं साइन किया कि जी पीटीआई के हैं, लेकिन सबको मालूम है, जो वोटर है उसको मालूम है कि पीटीआई के। तो कहा गया है कि आपके पास 15 दिन है और इलेक्शन कमीशन जो प्रोसीजर है उसको ख़त्म करे। और दिलचस्प बात यह कि उसमें यह भी कहा गया शॉर्ट ऑर्डर में कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन को कोई मसला इसमें इम्प्लीमेंट करने का तो हमारे पास वापस आए। उन्होंने कहा कोर्ट के पास वापस आए और आके आप ये मामले को ख़त्म करें विद इन 2 वीक्स। और ये क्लियरली एक है कि भाई 80 की 80 सीट्स हैं वो जो पीटीआई को जाएंगे। अच्छा, ये तो ब्रीफली हमने आपको बताया कि ऑर्डर क्या है, लेकिन इस पर तनकीद भी हो रही है नाज़रीन, इस पर खूब तनकीद हो रही है। और 5-6 पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने पेश करते हैं जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जी जो मांगा है उससे ज़्यादा मिला है, यानी कि पीटीआई तो सामने आई भी नहीं, वो कोर्ट में यानी कंटेस्ट भी नहीं करी थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, तो उसकी बजाय
वो क्या करते कहते पीटीआई भी आ गई है और साथ 80 की 80 सीट्स भी उनको मिल गई। फिर यही कि भाई जो मांग है उससे ज़्यादा, यानी कि पीटीआई पटिशनर भी नहीं थी। फिर ये कहा गया कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। हालांकि ये अगर आप 187 देखें तो उसमें उस हवाले से कहा जाता है कि जी जुरिस्डिक्शन थी, क्योंकि आपने सियाक व सबाक को लेके चलना है। और जो ऑर्डर आया है शॉर्ट ऑर्डर, उसमें बड़ी क्लियरली ये कहा गया है, पैरा शायद 6 है जिसमें कहा जा रहा है जी पैरा 8 ये लिखा है, इन द peculiar facts and circumstances of the general election of 2024 it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80 may within 15 days of this order file a statement duly signed। ये दिलचस्प बात है, वो कह रहे हैं इन द peculiar facts and circumstances, तो उन्होंने ब्रॉड कर दिया। जो पिटिशन थी उससे बढ़ करके जो सियाक व सबाक है, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, उसने उसको भी अपना फैक्टर इन किया। और इस पे हम ये भी बताते चले नाज़रीन कि जब सेकंड लास्ट थी हियरिंग, उस दिन ये जब बात हो रही थी, हम देख रहे थे ऑनलाइन, तो उस पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने एक पॉइंट पे अटॉर्नी जनरल को एड्रेस करके कहा, वो अगर हमें मिल जाए क्लिप तो हम आपको दिखा दें, तो उस पे उन्होंने कहा कि जी आप चाह रहे हैं कि मैं बस इस एक आर्टिकल पे फोकस करूं, शायद 51 या कौन सा, लेकिन आप ये बताएं मैं कैसे करूं एक पे फोकस, मैं ये ना देखूं पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। ये लिटरली उन्होंने के अल्फाज थे, मैं ना आगे देखूं ना पीछे, ना पहले क्या हुआ बाद में, तो फिर जस्टिस कौन देगा। उन्होंने कहा फिर इंसाफ कैसे होगा अगर मैं पूरी बात ना करूं। अच्छा, जब उन्होंने ये फरमाया तो फिर डॉक्टर जस्टिस आयशा साहबा ने और फिर ऑनरेबल जस्टिस ये अथर मिन्ला साहब ने और 3-4 और जजेस ने यही बात को आगे बढ़ाया, जिस पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए बात ये है कि मैं तो ये बहुत सी बातें आई डोंट एग्री विद देम, लेकिन उनकी तनकीद ये थी, उन्होंने कहा कि जी उनकी रिजर्वेशन थी, उन्होंने कहा आप लोग जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात करें, ये जस्टिस जो है ये वेग बात है। और ये उन्होंने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाले लोग थे इन द पास्ट, वो भी जस्टिस की बात करते थे। अब वो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि जब इस तरह की जजमेंट्स आती रही हैं मार्शल लॉ वगैरह को सपोर्ट करने, क्या वो जस्टिस की बात होती थी या कहा जाता था करप्शन आपने कर दिया या आपने पैसा खा लिया ये वो। तो बहरहाल तो उस वक्त नाजरीन बड़ा क्लियरली नज़र आ गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक बड़ी वो ब्रॉडर चीज़ पे जा रहे हैं, जो कि इस जजमेंट में, मेजॉरिटी जजमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि ये जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह एंड अदर जजेस फेल्ट दैट, और जस्टिस अथर मिन्ला साहब थ्रू आउट कहते रहे। फिर ये भी कहा गया कि फैसला जो है खाली आइन पर नहीं था, कि जो फैसला है वो आइन से बढ़ के भी किसी चीज़ को देख रहे थे जजेस, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, जो भी हम सुबह से देख रहे हैं, दोपहर से क्रिटिसिज्म ये भी कहा जा रहा है कि जी ये तो इट्स नॉट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ और भी देख के ये फैसला हुआ है। और फिर एक और बात जो कि इन बातों में से काफ़ी ऑनरेबल जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं हमारे, जो बड़े तगड़े लॉयर रहे अपने वक्त में, आसमा जहांगीर साहबा से बड़े इन्फ्लुएंस होते रहे, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इसमें हमें लगता है कि आइन की तशरीह नहीं की, आइन के आर्टिकल्स की तशरीह नहीं गई। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा ये तो लगता है कि जैसे आइन कोई रीराइट हुआ है, कुछ ऐसे उन्होंने बात की। तो ये है तनकीद जो इसकी हो रही है। जाहिर है ये बड़ा फैसला है, 80 सीट्स बढ़ गई, यानी कि नेशनल असम्बली में शायद 22 हैं और बाकी और असम्बलीज़ में इसको अगर ले भी जाएं तो इसमें इसकी रिव्यू पिटिशन फाइल भी होगी, तो शायद दिल गेन टाइम, लेकिन सब्सटेंटिवली तो कुछ होता नहीं नज़र आता कि तब्दील होगा। लेकिन ये भी कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उस पर कोई इम्पैक्ट होगा, यानी सुनने में आ रहा है कि ये शायद कहीं ये जिक्र हुआ कि नहीं होगा इम्पैक्ट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसका भी नहीं इम्पैक्ट होगा, सेनेट के 2 सूबों से भी इलेक्शंस होने हैं उस पर इम्पैक्ट होगा। तो बहरहाल ये बहुत सी चीज़ें अहम हैं पीटीआई के लिए, लीगल फ्रंट पे ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इनका अपना पॉलिटिकल 45 वर्सेस 47 चलता रहेगा, लेकिन ऑन दिस फ्रंट
इट्स अ मेजर गेन। और आप जैसे आप देखते थे जस्टिस बंदयाल के वक्त में, अब भी हम ये भी देख रहे हैं क्रिटिसिज्म, अच्छा जी वो उस पार्टी के जज हैं, इस पार्टी के जज हैं। बहरहाल हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं, हम कोशिश करेंगे जो फैक्ट्स हैं उनके साथ रहें। तो हमारे साथ आपको गेस्ट हमने इंट्रोड्यूस, तो अली गौहर बलोच साहब ज़रा आपसे शुरू करते हैं, फरमाइएगा जी क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामला को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नसीम ज़ारा साहिबा के आपने इंट्रो में बहुत ही तफसील के साथ हर पहलू का अहाता किया है और आपने फ्रॉम बोथ साइड्स उसका एनालिसिस दिया है कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे। देखिए बुनियादी तौर पर तो ये है कि ये एक फ़ैसला था और जजों की जो तकसीम थी वो डे 1 से तकरीबन बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी और उसमें जाहिर है जिस तरह से हमारी सोसाइटी तकसीम है, जिस तरह से दीगर इश्यूज़ है, ये फ़ैसला भी हम चूँकि फ़ैसला हो चुका है लिहाजा जो फ़ैसला हो चुके उस पर तो बात की जा सकती है। जिस तरह से आपको याद होगा कि हमजा शहबाज साहब को जब हटाया गया था वज़ारत आला से, उस वक्त भी आइन को दोबारा लिखा गया था। आज भी मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं, तकसीम के मुताबिक ये फ़ैसला दूर हुआ है। इसको हम एक सियासी फैसला कह सकते हैं, हम इसको एक कानूनी और आइनी फैसला नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि जाहिर है कि अदलिया का एहतराम है, फैसलों पर अमल होना चाहिए और यकीनी तौर पर वो अमल होगा, लेकिन जो भी कानून और आइन के मुताबिक रिव्यू फाइल या वो चीज़ें वो तमाम फ्री कैन के पास हैं, वो उन ऑप्शन पे जा सकते हैं। ख़ास तौर पर इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस इशू पर फैसला दिया था, वो भी जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान और सारे एनालिस्ट और सारी अवाम के सामने। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक कानूनी फैसला नहीं था, ये एक सियासी फैसला था। जिस पार्टी की तरफ झुकाव था, कुछ टिल्ट नजर आ रहा था, उनको जो है मतलब रिलीफ मिला इन चीज़ों के अंदर, लेकिन इस पे कोई जो कानूनी पहलू आप देख लें कि पहली बात तो ये है कि पीटीआई तो इसमें मतलब एज अ फ्रीक थी ही नहीं और डे 1 से जाहिर है कि वो सारे लोग तो ज्वाइन कर चुके थे। सुन्नी तहरीक फ्रीक थी, उन्होंने एज अ पार्टी उस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, उससे पहले उन्होंने अपनी कोई लिस्ट नहीं दी है। तो ये नहीं है कि एक पार्टी के लिए आप अलग कानून दें, एक पार्टी के लिए आप अलग इंसाफ के मेयार मुकर्रर करें, लेकिन हम इन चीज़ों के आदी हैं। हम उस वक्त भी आदी थे जब तौहीन अदालत के केस में हमारे लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था, जेलों में भेज दिया गया था। एक तरफ एक खातून जज को धमकियां लगाई जाती हैं। आज भी आप देख लें जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में जबान दराजी की जाती है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ थोड़ी सी बात की जाए तो वो दूसरे दिन कटहरे में खड़ा कर लेते हैं लोगों को। तो हमारा तो एक ही मुतालबा है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ का मेयार ये है कि जो तमाम फ्री कैन के लिए बराबर हो। अगर आप फेवरेटिज्म करें एक फ्री कैन को, वो गुड टू सी यू वाली बातें और वो सारा सिलसिला अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं गुड टू सी का माहौल है जी। बलोच साहब आपके पॉइंट आ गया बिल्कुल क्लियरली। आप कह रहे हैं कि आपने तो बड़े साफ अल्फाज में कहा कि ये तकसीम का और सियासी फैसला है, ये कानून का फैसला नहीं है। हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर साहब ने, बहुत शुक्रिया साकिब, पहली मरतबा हमारे शो में आए तो बहुत वेलकम। अच्छा ज़रा पंजोता साहब क्विक रिस्पांस। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब, आपने मौका दिया। मैं रिस्पांस इसके ऊपर यही दूंगा कि ये फरमा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो गई थी, पीटीआई नहीं गई थी। इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताएं तो बात क्लियर हो जाएगी। लंबा नहीं 3 मिनट के अंदर। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान इलेक्शन के अंदर गए, सर्टिफिकेट हमने जमा करवाए, मैं खुद गया, डिक्लेरेशन दिया। इलेक्शन कमीशन ने उस सुप्रीम कोर्ट के बल्ले वाले फैसले की गलत इंटरप्रटेशन करते हुए कहा कि आप आज़ाद हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो गलती थी उस बुनियाद के ऊपर हमें आज़ाद किया गया और हम आज़ाद इलेक्शन लड़े। लड़ने के बाद हमने किसी पार्टी को ज्वाइन करना था क्योंकि हम आज़ाद थे और इंटरप्रटेशन इलेक्शन कमीशन की गलत थी। ठीक है जी, उसमें 100 मोटो नहीं दिया गया, उसमें 100 मोटो उस वक्त लिया जाता तो शायद वो गलती जो है वो उस वक्त ना की जाती और उसके ऊपर जो है हमें आज़ाद न जाना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल
अच्छा, अब उस फैसले को, क्योंकि हमने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब हमने ज्वाइन किया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दरखास्त देनी थी, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी दी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई। लेकिन जहां पर गलती थी उस गलती को रिड्रेसल करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन की गलती थी, क्योंकि ये तो पीटीआई है और पीटीआई बल्ले का निशान लेना इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीटीआई खत्म हो गई है। तो 187 जो आर्टिकल है आईन पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है कि मुकम्मल इंसाफ जो है वो किया जाए, तो उसका मतलब यही है कि आपने इंसाफ फराम करना है। अब अगर वहां पर 11 जजेस ये कह रहे हैं कि बल्ले का निशान, ये 8-6 चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं बिल्कुल ये 8-5 का फैसला है, लेकिन 11 जजेस चीफ जस्टिस समेत वो कह रहे हैं कि पीटीआई जमात है, ठीक है। तो फिर आप मुझे बता दें कि जब हमें ये भी कहा गया कि आप दरखास्त देकर एज ए पीटीआई आज, हमने दरखास्त भी दी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आपने यू मेड योर पॉइंट। मुझे जरा थोड़ा जाने दें हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं पास। अच्छा, पहले ये बताएं आप मुझे अमानत के, आप जाते रहे हैं और ये बड़ा दिलचस्प है कि बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे ये सवाल उठ गया कि चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का अपना फैसला था वो जो बल्ले वाला, मुझे याद है कि कितनी यहाँ डिबेट हो रही थी जिस दिन फैसला, उस शाम ये कहा जा रहा था कि ये हिस्टोरिकल फैसला होगा, इसका बड़े दूर अंदेश इसके होंगे नताइज, दूरस नताइज। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब देखा कि ये सब, उसके नतीजे में कहा ना इलेक्शन कमीशन ने कि जी अब ये है ही नहीं पार्टी, तो मतलब इस पे सुओ मोटो लिया जा सकता था, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन दी जाती सकती थी, क्योंकि अभी उठी बात ऑर्डर के अंदर भी नहीं जी, ऑर्डर में तो नहीं लिखा था। वो जो 13 जनवरी का फैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, जिसमें बल्ले का निशान वापस हो गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात कराएगा और इसको यकीनी बनाएगा। तो बल्ले का निशान तो वापस ले लिया। अब इलेक्शन कमीशन ने जब पीटीआई को रोक दिया कि आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, तो उस पर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को उसको देख, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से सारी इलेक्शन कमीशन इकदाम कर रहा था। अब आके सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, तो अगर उस वक्त देख लिया जाता तो ये सारे मसाइल ही पैदा ना होते। पीटीआई की जो मखसूर नशिस्तें हैं इनका मामला ना आता, पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट ना होते, और इलेक्शन कमीशन सब कुछ करता रहा। उस वक्त हमारी अदलिया ने उसको नहीं देखा। तो सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात की थी हेयरिंग के दौरान कि हमने एक पिटीशन भी डाली थी, जब चीफ साहब ने कहा, नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप तो हमारे पास आए ही नहीं है, ना आप पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई गई है, उन्होंने कहा कि हमने पिटीशन डाली थी जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, उसके बाद जो है वो पिटीशन फिक्स ही नहीं हुई। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कह के कर दिया कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस का है तो आप हमें बता देते, हम दोबारा पिटीशन, उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन जब लग गए हमारे पास और हम किधर जाते, ऑब्जेक्शन के खिलाफ हमने अपील भी की, वो भी अभी तक चैम्बर अपील उस पर समाप्त नहीं हुई। तो ये भी एक पीटीआई ने किया था, कर सकते थे उस वक्त चीफ जस्टिस साहब, सुओ मोटो भी लिया जा सकता था, क्योंकि आखिर में तो जाके ये सबसे बड़ा सवाल बन गया। बिल्कुल, असल में इसमें एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में मेरे लिए एजाज़ है, आप जैसे सीनियर जो हैं, जो बल्ले के निशान केस का जो फैसला था 13 जनवरी का, एक तो वो इस सारे मामलात की जड़ है, वो किसी तौर पे भी एक दुरुस्त फैसला नहीं था। और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी ये कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, और इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह के बाद जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने डिफरेंट बात की है, जैसे याया अफरीदी ने मुख्तलिफ कहा है, लेकिन 8 जजेस ने कहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस जो फैसला है इसमें जो 8 जजेस हैं इन्होंने पैराग्राफ सारे जो है वो फैसला तो लिख दिया कि ये भी हम कर रहे हैं, ये भी होगा, सारा एक सिनेरियो बता दिया है, लेकिन फैसला किस बुनियाद पर किया है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, वो आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगी है वो मुझे पैराग्राफ 4 है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है बड़ा कैटेगोरिकली ये कह रही है, अब ये एक चीज बड़ी समझने की है कि ये इस दफा चले पीटीआई के साथ हुआ, पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी थी, उनका एक बयानिया था, वो उन्होंने ठीक है जैसा तैसा इलेक्शन लड़ लिया, और इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को ये फैसला किया था, ठीक 6 दिन पहले। तो उसका इंपैक्ट आप देख लें कि आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि सिंबल अगर लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि आईनी कानूनी सारे उनके हुकूक खत्म, वो जनरल इलेक्शन में नहीं जा सकते, वो जिमनी इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो ये एक बंद बांधा है कि फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, और ये मेरा ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसके कंडक्ट के खिलाफ
एक पूरी चार्जशीट है और जो रीजनिंग आएगी आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें सारा कुछ इलेक्शन कमीशन पे आएगा कि आपका किया धरा है जो आज जो है वो करना पड़ा। ये बात आप ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है कि आएगा तो इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन माजरत के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, जब वैसे तो सुओ मोटो उन्होंने लिया है, जब इलेक्शन नहीं हो रहा था उस वक्त सुओ मोटो लिया और उसको अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि जी हम, और जो बड़ी अच्छा ऑनरेबल ऑब्जेक्टिव था कि ईमानदारी से इलेक्शन हो। ये तो सबको नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है, पीटीआई को कहा जा रहा है नहीं, तो सुओ मोटो तो लेना चाहिए था। हम बलोच साहब से पूछेंगे। बलोच साहब ये बताइएगा, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि जिस तरीके से उस वक्त पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की वजह से एज एन इंडिपेंडेंट आना पड़ा और वो जो जजमेंट आई उसके नतीजे में कहाँ कहाँ मामलात गए, और फिर आज जो जजमेंट है उसमें ये लिखा गया कि जी अगर सिंबल चला गया तो ये तो नहीं था कि पार्टी की आइडेंटिटी चली जाती। और उस वक्त पूरी डिबेट हो रही थी, हर जगह, हर प्रोग्राम में, हर अखबार में, हर कोने में यही बात हो रही थी कि भाई क्यों इनकी शिनाख्त इनसे ली जा रही है। तो उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ये कर देता तो ये यानी सुप्रीम कोर्ट अगर सुओ मोटो ले लेता तो हालात बेहतर ना होते, मुख्तलिफ ना होते? देखें, बुनियादी तौर पर आपने देखा कि सेनेट का इलेक्शन था और नून लीग से सिंबल ले लिया गया था और लोगों ने आज़ाद कॉन्टेस्ट किया था। और दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने मतलब है कि ज्वाइनिंग देनी थी, को पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो ये इनका अपना फैसला था कि इन्होंने सुन्नी तहरीक को ज्वाइन किया, क्योंकि ये खुद जो थे उसमें डबल माइंडेड थे, या जो भी इनका वो फैसला था, जो भी इन्होंने सोच समझ के किया, इन्होंने ज़ाती तौर पर किया। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन से रिलेटेड और ख़ास तौर पर स्पेशल सीट्स के जो फैसले हैं वो इलेक्शन कमीशन का ही काम है। हमेशा वो ही डिसाइड करता है इन इश्यूज को, वही फैसला करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। और उसके बाद अगर जाहिर है कि मतलब है कि इनको वो कोई सिंबल या कोई इस किस्म के मसाइल बने तो ये फिर उसके लिए जाहिर है, ये तो स्पेशल सीट्स के लिए सुन्नी तहरीक के लिए गए, उन इश्यूज के ऊपर तो ये अदालत में भी नहीं क्यों गए थे सुन्नी तहरीक के लिए? आपको पता नहीं कि उससे पहले वो जो दूसरी पार्टी का इन्होंने इंतजाम किया था, वो जो साहब थे वो तो गायब ही हो गए, कहीं पता ही नहीं चला, ज़मीन निकल गई उनको। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर दी कि जी मैं आप तो जानते हैं, आप सब चीज़ें जानते हैं उस वक्त क्या हालात थे। मैं तो सवाल ये पूछ रही थी बलोच साहब कि उस वक्त अगर कोई सुप्रीम कोर्ट एक अपनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन में बात थी 184(3) पर एक ले लेते सुओ मोटो, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहे हैं ये उस वक्त कह सकते थे ना। देखिए, बात यह है कि सुओ मोटो लेने के तो बहुत, जिस वक्त सूरी साहब ने आइन को तोड़ा था, और वो भी आपके सामने है कि जिस उस वक्त सबने कहा बहुत गलत है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पांच साल सूरी साहब स्टे ऑर्डर के पीछे, पूरे पाकिस्तान को पता था कि वो हजारों की लीड से इलेक्शन हारे हुए, लेकिन स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे। उसके ऊपर भी कोई छोड़े, इनके तो गुनाहों की हम नहीं कह रहे कि हम इनके गुनाहों की सफाई तो नहीं दे रहे, वो तो एक वो तो एक तवील लिस्ट है। देखिए, वो तो एक तवील लिस्ट है कि अगर आप कहें कि फलां जगह पर सुओ मोटो लिया गया, फलां जगह पर नहीं लिया गया, आज की बात कर लिस्ट है। लेकिन आज देखिए, मैं तो ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर, अगर आप इंसाफ की बात, आप कहते हैं कि ये जी पीटीआई का मैंडेट था, जी पीटीआई को मिला, मुझे ये बताएं कि आप, ये भी पीटीआई का ही मैंडेट था कि वो 9 मई के वाकयात करते, ये भी पीटीआई का ही मैंडेट था कि आया उन पार्टीज को या उन एलिमेंट्स को, तो आप सारे उन एलिमेंट्स को रिजर्व सीट्स पे जजेस ने उसको भी देंगे। जी बलोच साहब, जो 9 मई के वाकयात के ऊपर तो स्टे ऑर्डर मिले, तो बलोच साहब अगर उन तमाम चीजों के ऊपर इंसाफ के मुताबिक फैसले किए जाएं तो फिर तो ये एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते। जाहिर है कि जो गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है तो वो कोई पार्टी भी हो, उसको तो फिर भाई साहब ये बताएं ना कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर किसके पास आप जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर अगर मई 9 को नहीं इसमें शामिल किया तो फिर वो
उनका गुनाह बनता है, खुदा ना खास्ता। ये तो अब हम इस पे कुछ नहीं कह सकते, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। कह सकते हैं जब हम चीजों को तजिया करते हैं, जब हम इंसाफ की बात करते हैं, तो फिर हमें ये सारी चीजें डिस्कस करना होगी। उसके बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। फिर तो ये सारी जो ज्यादतियां जो साबकातवार में भी हुई हैं, इस वक्त तो फुल कोर्ट बेंच बन गया, ये भी सहूलतकारी थी। लेकिन आपको पता है हम तो चीखते चिल्लाते रहते थे, बंदयाल साहब एक बेंच बनाते थे अपनी मर्जी का और फैसले सादर कर देते। सही बात है, वहां तो हम भी कहते थे। मुझे ये कोर्ट रिपोर्टर्स के पास चलने दे जरा। हाँ जी, गिशकोरी साहब ये कह रहे हैं कि इतने मामलात थे तो कोर्ट ने जो किया वो उन मामलात को छोड़ के बस इसी में फोकस किया। कोर्ट में क्या आपको लगता था जब ये सब केसेस चल रहे? नहीं, कोर्ट में उस वक्त भी वो लेते रहे। बंदयाल साहब थे, वो कासिम सूरी की उन्होंने बात की, उन्होंने पे नोटिस थे। रात को 12 बजे उन्होंने कोर्ट खोली थी कि कोई भी गैर आईनी अगर काम हुआ है तो उन्होंने लिया। और अभी भी कोर्ट को ये चाहिए था कि मुल्क में जो एक बड़ी जमात थी, चलिए जमात को छोड़ दें, एक इलेक्शन का मकसद था कि आवाम का एतमाद जो है वो बहाल हो और आवाम जो है वो अपनी हुकूमत पे, अपने जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उन पर एतमाद करे। तो इस इलेक्शन में तो वो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई। जब एक दिन रह गया था और 13 जनवरी को फैसला आया, उसके बाद से तो इलेक्शन कमीशन उनसे ले ही नहीं रहा था नॉमिनेशन के आप उधर नजरियाती के पास जाएं, जैसे आपने बात की। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए। और अब जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अगर पहले हो जाता तो ये मसाइल होते ही ना। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती। लेकिन मनोज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने महीनों नहीं देख। साकिब को ये डिस्कशन हो रही थी कोर्ट में कि क्या होगा उन लोगों के साथ, कितने इनको सीट ज्यादा मिलेगी? 2/3 मेजॉरिटी तो चली जाती है। 2/3 मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट को अब नहीं मिल सकेगी। एक तो 39 जो 39 लोग हैं वो पीटीआई डिक्लेयर कर दिए गए, ये पीटीआई के हैं। और 41 जो लोग हैं वो अब आज़ाद होंगे और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स देने हैं। देन इलेक्शन कमीशन अपना सारा प्रोसेस करके रिजर्व सीट्स जो है वो देगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केस तो सुन्नी राज काउंसिल का था, लेकिन इस सारे मामले के बाद जो है सुन्नी राज काउंसिल निकल गई है। अब जो है वो सुन्नी राज काउंसिल नहीं होगी, पीटीआई होगी। इलेक्शन कमीशन में भी, पार्लियामेंट में भी, वैसे भी जो तारुफ होगा वो बस बतौर पीटीआई जो है वो तारुफ। चीफ जस्टिस साहब ने काफी इसमें प्रोएक्टिवली ये बात करते रहे। हाँ जी, जहाँ से बेसिकली जहाँ से नाइंसाफी हुई है ना, वहाँ से मामला शुरू हुआ है ना। जहाँ से ये मामला खिलाफ किया गया था, आज़ाद किया गया था, उसी जगह पर दोबारा उधर ही वापस आके खड़ा हो गया। अच्छा, तो ये बताएं जो अभी मौजूदा आपके हैं लोग, वो सब के सब वही वापस जा रहे हैं? जाहिर है बिल्कुल जी, इंटैक्ट हैं और हर बंदा जो है बिल्कुल पुरअज़्म है और बड़ी सारे रिजर्व सीट के ऊपर खवातीन तो कुछ तो जेल में है। जेल में उनके हवाले से भी बिल्कुल मुशावरत चल रही है कि उनके नाम भी कुछ के भिजवाए जाएंगे जो खवातीन अंदर हैं या 9 मई के बाद जो ग्राउंड के ऊपर वर्क करती है। रूल क्या है, व्हाट इज द लॉ कि अगर कोई जेल में है और आप उसको कहें जी हमने उनको असेंबली में जी, उसके लिए कोई कदगन नहीं है। अगर कोई जेल में है, कोई एमएनए बन सकता है। वो उसके लिए क्या है ना कि एक बंदे को सजा हुई है तो वो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला होता है। जैसे खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो भी गैर कानूनी काम था, लेकिन उसको तो हमने चैलेंज किया हुआ है। लेकिन मैं जैसे गौर साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम था जी इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ने क्या साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया? काम तो उसका यही था ना कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। हर रोज़ पहले आपने वो दे दिए जो हर रोज़ एमपीज़ के तहत लोगों को उठाते थे, फिर आपने नॉमिनेशन पेपर छीनते रहे, घरों में दाखिल होते रहे, वही सारे अहकामात जारी करके फिर हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए, लोगों को अगवा किया गया, सारा प्रोसेस किया गया, निशान लिया है आपने, खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया है, आपने एक पार्टी को आज़ाद कर दिया और अब आकर अगर इंसाफ मिल रहा है तो पहले तो आप कल तक आप सारे इनके प्रोग्राम दिखा दें, ये कहते हैं जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। जो भी फैसला आता गया जी, नून लीग ने भी जनाब बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया है, एमक्यूएम ने भी रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इनके मुताबिक फैसला है सीटें इनको दी जाएं जो कि इनको मैंडेट दिए नहीं अवाम ने, वो ठीक है, जिसको मैंडेट अवाम ने दिया है वो गलत हो गया। और सेकंड बात 9 मई के हवाले से मैं उसके ऊपर एक जुमला ऐड कर दूं। मैं इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं, मैं जरा ये कह दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो रद्द-ए-अमल सामने है उसमें उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा था कि पीटीआई झूठ बोल रहा है, सियासी जमात नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन गोया इस तरह कह रहा है कि 11 जजेस ने जो है वो झूठ बोला है, गलत बात की है। ये तो मतलब कंट्राडिक्ट किसी आम बंदे को नहीं, वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि हमने तो कहा ही नहीं है। तो ये बड़ी एक अजीब सी उन्होंने वजाहत जारी की है। हर चीज आप एक्सपेक्ट करें। आप क्या कह रहे हैं कि मई 9, हाँ मई 9 पे कह रहे हैं ना, 9 मई के हवाले से। देखिए 9 मई के ट्रायल इसलिए कंक्लूड नहीं किए जा रहे क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं है। अगले दिन खान साहब की 3 बिल्स लाहौर में कैंसिल हुई हैं। वो क्यों हुई हैं? वो इस वजह से हुई हैं जी कि जनाब जज साहब लिखते हैं ऑर्डर के अंदर
कि 2 सरकारी अफसरान वो जो है 9 मई से 2 दिन पहले यानी 7 तारीख को जमान पार्क गए और जमान पार्क में उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। कोई बंदा भी सरकारी कोई एहलकार किसी मीटिंग के अंदर नहीं होता था। हम 12 मिलते रहे खान साहब से। वो एक ऐसे गवाह लाए गए जो कि जानबूझकर प्लान करके एविडेंस दिलवाएगी। इनके पास बेसिकली एविडेंस ही नहीं। जो कहते थे नाकाबिल तरदीद शवाहिद, वो एविडेंस ले आए, वीडियो ले आए, कोई जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग ले आए, तो फिर पता चले ना वो है ही नहीं। इसलिए ट्रायल कंक्लूड नहीं किए जा रहे, क्योंकि कंक्लूड करेंगे तो जब मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही आएगा, जब साफ शफाफ सारे मामले खुलेंगे तो फिर खुल जाएगा कि वाकई कोई एविडेंस ही नहीं थी। लेकिन मई 9 को किसी किसी कंक्लूजन पर तो जाना है। बिल्कुल इस तरह ये खींच के आगे नहीं चलते रहेंगे। बलोच साहब ये फरमाइएगा कि PMLN जो इस वक्त है, तो इसमें आप में क्या मुशावरत वगैरह हो रही है? आप इसको एक मेजर देखा है सेटबैक पार्टी के लिए कि PTI जो है उसकी नशिस्तें बढ़ गई हैं और ये इस केस में वो जीत गए हैं? देखिए, बात ये है कि बेशुमार ऐसी असम्बली हैं जिनमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। पिछली असम्बली में इनके पास भी नहीं थी जब इनकी गवर्नमेंट थी। फिर अदम एतमाद हुआ, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को आईनी तरीके के साथ जो है वो हटाया गया। उसके बाद भी हमारे पास भी नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये मतलब है कि ये तो कोई नहीं है, लेकिन जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उसके पास पहले भी मेजॉरिटी थी, अब भी मेजॉरिटी है। तो अगर इनके पास मेजॉरिटी है तो जो गवर्नमेंट बना लें। आईनी तरमीम के अलावा पार्लियामान अपना काम कर सकती है, हर तरह के मतलब कानून साजी हो सकती है, उसमें कोई मतलब हिजान नहीं है। कोई ये सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी हो जाए, यानी कि सबसे ज्यादा सीट्स वाली पार्टी हो जाएगी। तो कुछ ये भी हम सुन रहे थे कि शायद एक ये भी थिंकिंग थी कि अगर PTI पीपल्स पार्टी से कहे तो पंजाब में भी ये हुकूमत बना सकते हैं और सेंटर में। देखिए, मेरा ख्याल है कि पंजाब में तो ये नहीं बना सकते। और दूसरी बात ये है कि तमाम पार्टीज को ये हक हासिल है कि वो अपनी कोशिश कर सकते हैं हुकूमत बनाने की। और इससे पहले जब हमने हुकूमत बनाई थी, हमने तो इन्हें कहा था कि ये मेजॉरिटी पार्टी है, हुकूमत बनाए। हमने कब इनको रोका था? ये घबराते हैं शायद। बना लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी मैं आपको एक और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वाकई की तरफ। जी बताइए। जब 2018 का RTS सिस्टम वाला इलेक्शन हुआ था तो पंजाब में नून लीग लार्जेस्ट पार्टी थी असेंबली के अंदर भी। इसके बावजूद कि हमारा मैंडेट छीना गया, हमारा मैंडेट चुराया गया, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं उसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैंडेट चुराया गया। KPK में इनके पिछले टेन्योर में भी गवर्नमेंट थी, इस टेन्योर में भी इनकी गवर्नमेंट है। तो जितना ये प्रोपोगंडा करते हैं मजलूमियत का, ये उतने मजलूम नहीं है। 9 मई के वाकयात को इतने सिंपल तरीके से टाला नहीं जा सकता। जिस वक्त बानी PTI गए थे हाई कोर्ट में और जो उन्होंने अपना वीडियो बयान और धमकी अमेज रिकॉर्ड करवाया और खुद अदालत में बैठ के भी जिस तरह से धमकियां लगाते रहे, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। अभी भी बेशुमार दुनिया के ऐसे मालिक हैं जहां पर मतलब है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो फौजी अदालतों के जरिए और स्पेशल अदालतों के जरिए की जाती है। इसके दहशतगर्दी जी वो मामला कोर्ट में है। ऑर्डर काफी चीजों के पीछे ये छुपे हुए। तो मकसद ये है कि ये तो आगे आगे देखिए होता है। देखिए आगे आगे तो जरदारी साहब कह रहे हैं आपसे हुकूमत नहीं चलती, वो कह रहे हैं हम बनाते हैं हुकूमत, हम गिरा भी देते हैं। उधर कोई खतरा है आपको? नहीं, जरदारी साहब देखिए, जरदारी साहब के कहने और करने में फर्क है ना। अच्छा। जरदारी साहब अगर कुछ चाहते हैं तो वो जाहिर है उनकी पार्टी है, वो एक पार्टी के सरकर्दा लीडर हैं, तो वो अपने फैसले ले सकते हैं। जाहिर है अगर वो हमारे साथ खड़े हैं आज, तो वो आज सदर पाकिस्तान भी हैं, वो भी जाहिर है हमारे वोट से बने हैं, हमारी हुकूमत उनके वोट से बनी है। तो ये चीजें जाहिर है पार्टीज के आपस में चलते रहते हैं, इश्यूज गिव एंड टेक्स तो होती रहती है पॉलिटिकली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी आप कह रहे हैं दोस्ताना अटैक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, वॉट एवर हैपन्स सब्सिक्वेंटली, सवाल तो इसमें कोई नहीं है, यकीनी तौर पे ये एक बड़ा हिस्टोरिक फैसला था। देखते हैं कि इसका आगे आने वाले दिनों में सियासत पर क्या असर होता है। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।